कभी एक बिल्ली को चूहे के पीछे दौड़ते हुए देखा है? वो बिजली जैसी रफ्तार, हर मोड़, हर छलांग एकदम सटीक। और फिर उसी कमरे में खिड़की के पास रखे एक पौधे के बारे में सोचिए। वो धीरे धीरे हफ्तों में सूरज की रोशनी की तरफ झुक रहा है। हाँ, दोनों ही अपने माहौल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन एक की दुनिया मिलीसेकंड में चल रही है और दूसरे की हफ्तों में। बिल्कुल। और यही विरोधाभास आज हमारी चर्चा का केंद्र है। आखिर जिंदा चीजें, चाहे जानवर हों या पौधे हों, वो अपने आसपास की दुनिया को महसूस करके इतने अलग-अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देती कैसे हैं? और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज हम 10वीं कक्षा की विज्ञान की किताब के एक अध्याय को आधार बना रहे हैं। हमारा मिशन है कि हम शरीर के अंदर काम करने वाले दो शानदार कम्युनिकेशन नेटवर्कों को समझें। एक है शरीर का सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड, और दूसरा है एक धीमा लेकिन बेहद असरदार, कह सकते हैं, एक पोस्टल सर्विस। तो चलिए उस सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड से शुरू करते हैं। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं और पलक झपकते ही हाथ पीछे हट जाता है, तो असल में शरीर के अंदर होता क्या है? ये इतनी तेजी से कैसे? ये सब नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का कमाल है। इसकी सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन, याद तंत्र का कोशिका। न्यूरॉन? हाँ, इसे आप एक छोटे जिंदा बिजली के तार जैसा समझ सकते हैं। इसके एक सिरे पे मतलब पेड़ की डालियों जैसी शाखाएं होती हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। एंटेना की तरह सिग्नल पकड़ने के लिए। बिल्कुल, उनका काम ही है सिग्नल पकड़ना। और जैसे ही ये सिग्नल पकड़ते हैं, वो एक छोटे से करंट, एक विद्युत आवेग में बदल जाता है। ओके। ये करंट फिर तार के मुख्य हिस्से यानी एक्सॉन से गुजरता हुआ दूसरे सिरे तक पहुंचता है। एक मिनट, लेकिन ये तो एक तार की बात हुई। शरीर में तो ऐसे अरबों तार है, तो एक तार से दूसरे तार तक सिग्नल कैसे पहुंचता है? क्या वो आपस में जुड़े होते हैं? नहीं, और यहीं पर यह कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वो जुड़े नहीं होते। हर दो न्यूरॉन के बीच में एक बहुत ही छोटी सी, मतलब बहुत ही छोटी सी खाली जगह होती है। इसे सिनेप्स कहते हैं। खाली जगह? तो फिर करंट, वो तो हवा में कूद नहीं सकता, सिग्नल में ही रुक जाता होगा। नहीं, शरीर ने इसके लिए एक शानदार जुगाड़ निकाला है। जैसे ही बिजली का सिग्नल तार के एक सिरे पर पहुंचता है, वो कुछ केमिकल मैसेंजर्स को उस खाली जगह में छोड़ देता है। केमिकल मैसेंजर्स मतलब छोटे छोटे दूत? हाँ, कह सकते हैं। ये दूत तैरकर नदी पार करते हैं, यानी अगले न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और वहां एक नया बिजली का सिग्नल शुरू कर देते हैं। अरे वाह! मतलब सिग्नल बिजली से केमिकल बनता है, फिर वापस बिजली। कमाल है। लेकिन गरम पतीले से हाथ हटाने में तो इतना सोचने का भी वक्त नहीं होता। ये फैसला कौन और कब लेता है? और यहीं शरीर का एक इमरजेंसी सिस्टम काम आता है, जिसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क? ये कोई शॉर्टकट है क्या? एग्जैक्टली। ये एक शॉर्टकट है। जब आप किसी गर्म चीज को छूते हैं, तो वो इमरजेंसी सिग्नल दिमाग तक यानी मेन बॉस तक जाने के लंबे रास्ते पर नहीं जाता। अच्छा, तो फिर कहाँ जाता है? वो सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। रीढ़ की हड्डी तक? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड एक तरह से एरिया का ब्रांच मैनेजर है। वो सीईओ के ऑर्डर का इंतजार नहीं करता। वो खुद ही फैसला लेता है और तुरंत हाथ की मांसपेशियों को सिग्नल भेजता है कि फौरन पीछे हटो। क्या बात है! मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी मेरे दिमाग की इजाजत के बिना ही मेरे लिए फैसले ले रही है। ये एक ही समय में बहुत कुशल और थोड़ा डरावना भी है। बिल्कुल, ये एक जान बचाने वाला ऑटो पायलट सिस्टम है। दिमाग को तो खबर बाद में मिलती है। जब तक आपके दिमाग को ये मैसेज मिलता है कि अरे हाथ जल रहा था, तब तक आपका हाथ कब का वहां से हट चुका होता है। ठीक है, अगर छींकने या हाथ हटाने जैसे इमरजेंसी काम रीढ़ की हड्डी का ब्रांच मैनेजर संभाल रहा है, तो फिर हमारे शरीर का सीईओ यानी हमारा दिमाग, उसका क्या काम है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर रीढ़ की हड्डी छोटे मोटे ट्रैफिक जैम को तुरंत साफ करती है, तो दिमाग पूरे शहर का ट्रैफिक कंट्रोल, भविष्य की प्लानिंग और सभी बड़े फैसले लेता है। ये शरीर का कमांड सेंटर है। हाँ, और इसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ा और जरूरी डिपार्टमेंट है अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। ये सोचने समझने वाला हिस्सा है ना? बिल्कुल, सोचना, समझना, याद रखना, योजना बनाना और हमारी मर्जी से होने वाले सभी काम। अभी हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये सब इसी हिस्से का काम है। भूख लगना, प्यास लगना, ये एहसास भी यहीं से नियंत्रित होता है। तो ये हमारे व्यक्तित्व का केंद्र है। और बाकी हिस्से? फिर आते हैं मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इन्हें आप शरीर की लाइफ सपोर्ट टीम कह सकते हैं। लाइफ सपोर्ट टीम? हाँ, ये वो सारे काम चुपचाप करते रहते हैं जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता।
सांस लेना, दिल का धड़कना, हमारा ब्लड प्रेशर, ये सब ऑटोमेटिक मोड पर यहीं से चलता है। अच्छा, मैंने अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के बारे में भी सुना है। इसका क्या खास काम है? मुझे ये ठीक से समझ नहीं आता। अगर मेरा अग्र मस्तिष्क चलने का फैसला करता है तो सीधी लाइन में चलने जैसी आसान चीज के लिए एक अलग हिस्से की जरूरत क्यों है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, फैसला तो अग्र मस्तिष्क लेता है, लेकिन उस फैसले को सलीके से और सटीकता से पूरा करने का काम अनुमस्तिष्क का है। सलीके से मतलब ये कि सीधी लाइन में चलते समय आपके शरीर का संतुलन, हर कदम में कितनी ताकत लगानी है, हाथ कैसे हिलेंगे, इन सब चीजों के बीच का जो तालमेल है वो अनुमस्तिष्क बनाता है। ओह, जैसे साइकिल चलाना या कप से चाय पीना। बिल्कुल, इन सब कामों में जो नफासत है वो इसी की देन है। ये शरीर का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। ये सोचना ही अजीब है कि मेरे सिर के अंदर विचारों और यादों का ये पूरा ब्रह्मांड एक तरल पदार्थ से भरे गुब्बारे में तैर रहा है ताकि उसे झटकों से बचाया जा सके। वाकई ये कमाल का डिजाइन है। और अब हम अपनी कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। हमने तेजी से दौड़ने वाली बिल्ली के सिस्टम को तो समझ लिया, हाँ, लेकिन अब उस दूसरी पहेली का क्या? वो पौधा जो चुपचाप सूरज की तरफ मुड़ रहा है, उसके पास तो कोई दिमाग, कोई नसें नहीं है, तो फिर वो ये कैसे कर रहा है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे छुई मुई का पौधा छूते ही अपनी पत्तियां बंद कर लेता है, बिना मांसपेशियों के ये कैसे मुमकिन है? पौधे एक बिल्कुल अलग तरह के कम्युनिकेशन के मास्टर हैं। छुई मुई के मामले में जब आप उसे छूते हैं तो वो भी एक तरह का विद्युत रासायनिक सिग्नल एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक भेजता है। विद्युत रासायनिक? जानवरों जैसा ही? हाँ, पर हमारे नर्वस सिस्टम जितना तेज नहीं, लेकिन पौधों के हिसाब से काफी तेज है। लेकिन अगर मांसपेशियां नहीं है तो पत्तियां हिलती कैसे हैं? इसका राज पानी के दबाव में छिपा है। ये एक तरह का हाइड्रोलिक सिस्टम है। जैसे ही सिग्नल पत्तियों के आधार तक पहुंचता है, वहां की कुछ खास कोशिकाएं अपने अंदर का पानी तेजी से बाहर निकाल देती हैं। पानी बाहर निकाल देती हैं। हाँ, और पानी निकलते ही वो कोशिकाएं पिचक जाती हैं और पत्तियां ढीली होकर नीचे झुक जाती हैं। मतलब छुई मुई का पौधा शर्मीला नहीं है, वो तो बस खतरे का सिग्नल मिलते ही खुद को जानबूझकर पिचका लेता है। बिल्कुल ये तो एक शानदार सुरक्षा तकनीक है। बिल्कुल। पर ये तो हुई छूने पर होने वाली प्रतिक्रिया। उस धीमी गति का क्या जो पौधे को सूरज की तरफ मोड़ देती है? वो दूसरी तरह की गति है जो वृद्धि या ग्रोथ पर आधारित है। और यहीं पर पौधे की असली इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। पौधा सूरज की तरफ पहुंचने की कोशिश नहीं करता, वो इससे कई ज्यादा होशियार काम करता है। होशियार काम? जैसे कि वो अपने ही तने के अंदर एक ग्रोथ की रेस करवाता है। ग्रोथ की रेस, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तने का जो हिस्सा छाया में होता है, पौधे का एक खास केमिकल जिसे ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं, वो वहां जाकर जमा हो जाता है। ये हार्मोन उस हिस्से के लिए एक सुपर चार्ज की तरह काम करता है। अच्छा, जिससे छाया वाले हिस्से की कोशिकाएं धूप वाले हिस्से की कोशिकाओं से ज्यादा तेजी से लंबी होने लगती हैं। एक मिनट, तो छाया वाला हिस्सा ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अरे वाह, तो ये असमान ग्रोथ ही पूरे तने को रोशनी की तरफ ढकेल देती है। पौधा पहुंच नहीं रहा, वो खुद को ढकेल रहा है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत सक्रिय और सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल। और पौधों के पास ऐसे कई हार्मोन का पूरा टूल किट होता है। जिबेरेलिन तने की लंबाई बढ़ाता है, साइटोकाइनिन कोशिकाओं के विभाजन को तेज करता है, और एक रोकने वाला हार्मोन भी है, एक्सिसिक अम्ल, जो पतझड़ में पत्तियों को गिराने का काम करता है। तो यहाँ पे ये मेरे लिए सबसे दिलचस्प हो जाता है। हमने बिल्ली के तेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात की और पौधे के धीमे केमिकल सिस्टम की। मैं हमेशा सोचती थी कि जानवर मतलब तेज और पौधे मतलब धीमे, लेकिन हमारे यानी जानवरों के अंदर भी तो वो धीमा पौधे जैसा सिस्टम काम करता है ना? एकदम सही। और यहीं पर शरीर का दूसरा कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी हार्मोन तंत्र सामने आता है। अगर तंत्रिका तंत्र एक ईमेल की तरह है, तो हार्मोन तंत्र रेडियो पर होने वाली एक घोषणा की तरह है। घोषणा की तरह। हाँ, ये धीमा है, लेकिन शरीर के लगभग हर कोशिका तक पहुंच सकता है, बशर्ते उस कोशिका के पास उसे सुनने के लिए सही रिसीवर हो। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण दीजिए। लड़ो या भागो वाली स्थिति की कल्पना कीजिए। हाँ, मान लीजिए आपके पीछे अचानक कोई कुत्ता भौंकने लगे। हाँ, आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। हाँ, वो अचानक जो शरीर में एक झटका सा लगता है। मुझे पता है वो एहसास। कुछ दिन पहले ही एक कार ने मेरे ठीक पीछे हॉर्न बजाया और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। ये सोचना कमाल है कि वो सब एक छोटे से ग्लैंड की वजह से हुआ। बिल्कुल, वो झटका एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से आता है।
खतरे का सिग्नल मिलते ही आपकी एड्रिनल ग्लैंड इस हार्मोन को सीधा आपके खून में छोड़ देती है। सीधे खून में? हाँ, और खून उसे पूरे शरीर में फैला देता है। ये दिल को कहता है तेज धड़को, फेफड़ों को कहता है ज्यादा ऑक्सीजन खींचो, और पाचन तंत्र से खून का प्रवाह हटाकर उसे मांसपेशियों की तरफ भेज देता है ताकि आपको भागने या लड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा मिले। तो तंत्रिका तंत्र ने खतरे को पहचाना और हार्मोन तंत्र ने पूरी कंपनी को उससे निपटने के लिए तैयार कर दिया। दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं। एकदम। एक और शानदार उदाहरण है इंसुलिन। ये अग्न्याशय या पैंक्रियास से निकलता है और खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। और यहाँ शरीर का एक और लाजवाब सिस्टम काम करता है जिसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, इसे आसान भाषा में समझाइए। समझिए कि शरीर में शुगर के लिए एक ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट लगा है। जैसे ही आप कुछ मीठा खाते हैं और खून में शुगर का लेवल बढ़ता है, ये थर्मोस्टेट उसे महसूस कर लेता है और इंसुलिन नाम का एसी चालू कर देता है। अच्छा, एसी की तरह। हाँ, इंसुलिन कोशिकाओं को शुगर सोखने में मदद करता है और जैसे ही शुगर का लेवल वापस नॉर्मल होता है, एसी अपने आप बंद हो जाता है। तो ये फीडबैक सिस्टम असल में शरीर का खुद अपने काम को चेक करने और लगातार सुधारते रहने का तरीका है। बिल्कुल। इसी तरह थायरॉक्सिन हार्मोन है जो शरीर की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और उसे बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक कितना जरूरी है। हमने बहुत कुछ कवर किया, मिलीसेकंड में दौड़ने वाले उन बिजली के सिग्नलों से लेकर उन धीमे रासायनिक संदेशों तक जो हमारी पूरी जिंदगी की ग्रोथ को आकार देते हैं। और अंत में सबसे बड़ी बात यही है कि जीवों में नियंत्रण और समन्वय इन दो शानदार प्रणालियों का एक खूबसूरत डांस है। तेज और सटीक तंत्र का तंत्र और धीमा पर दूर तक असर डालने वाला हार्मोन तंत्र। ये दोनों मिलकर ही हमें और बाकी सभी जीवों को अपने जटिल माहौल में जिंदा रहने और सही समय पर सही प्रतिक्रिया करने के काबिल बनाते हैं। सच में ये एक अद्भुत संतुलन है। अंत में एक विचार छोड़कर जाता हूँ। स्रोत में ये बताया गया है कि हमारे शरीर की वृद्धि कितनी नियंत्रित होती है। हमारे चेहरे पर उंगलियां नहीं उगती, लेकिन किशोरावस्था के बारे में सोचिए। वो एक बच्चे का एक वयस्क में बदलना पूरी तरह से हार्मोन्स के एक जटिल ऑर्केस्ट्रा पर निर्भर करता है। ये सोचना ही हैरत में डाल देता है कि ये सब कितने सटीक समय और कितनी सटीक मात्रा में होता है। जरा सोचिए, अगर उन रासायनिक संकेतों में से एक भी सुर थोड़ा पहले या थोड़ी ज्यादा मात्रा में बच जाए तो पूरी सिम्फोनी बिगड़ सकती है। ये हमें दिखाता है कि हमारी आंतरिक दुनिया वाकई कितने नाजुक और खूबसूरत संतुलन पर टिकी हुई है।